आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। इस वर्चुअल क्लासेज में आज हम लोग गाइडेंस के एक और टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है उसमें हमने पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग की यूनिट 4 गाइडेंस के बारे में डिस्कस किया है। गाइडेंस का मीनिंग, कंसेप्ट्स, नेचर एंड डिफिनेशन, स्टेप्स, मेथड तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ गाइडेंस अर्थात निर्देशन के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली अगर कि देखा जाए निर्देशन के सिद्धांतों को, तो निर्देशन के सिद्धांत समाज, देश के आधार पर बदलते रहते हैं। जिस सोसाइटी को जिस तरह की आवश्यकता होती है, जिस तरह की नीड्स होती है, उसके आधार पे हम निर्देशन के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं, निर्देशन के सिद्धांतों को बनाया जाता है। अगर कि निर्देशन की बात की जाए तो लगभग 20वीं शताब्दी में इसका ओरिजिन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में माना गया है, लेकिन भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह शब्द बहुत पहले से चला आ रहा है। इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। आज अगर कि भारत के संदर्भ में निर्देशन के सिद्धांतों की बात की जाए तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि हमारे समाज को, हमारे शिक्षा व्यवस्था को, हमारे राष्ट्र को किस तरह के निर्देशन की आवश्यकता है। इस बात पे जब हम फोकस करेंगे कि किस तरह के निर्देशन की आवश्यकता है, तब हम निर्देशन के सिद्धांतों को क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर पाएंगे। अन्यथा हम निर्देशन के सिद्धांतों को वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे। आज हर देश अपने अनुसार शिक्षा से संबंधित निर्देशन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। इसमें भारत भी निर्देशन को बताने का या निर्देशन देने का काम अपने समाज, अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्देशन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। अगर कि सारे बातों को हम ध्यान में रखकर निर्देशन के सिद्धांतों को रखते हैं तो कुछ साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट जोन्स ने निर्देशन के 5 सिद्धांतों का वर्णन किया है। हम्फ्रीज ने और टेक्स टेलर ने 7 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है और क्रो एंड क्रो ने लगभग 14 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। क्रो एंड क्रो ने 14 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। ये सारे सिद्धांत, जो भी सिद्धांत आपको बताए जाएंगे, ये समय के साथ परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं। समय के साथ, परिस्थिति के साथ क्या होंगे? बदलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सिद्धांत आपको बता दिया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। गाइडेंस थ्योरी में ये बात दिया जाता है कि जैसा वातावरण होगा, एनवायरनमेंट होगा, जैसा सिचुएशन होगा, जिस तरह का समय
का मान होगा उस तरह से आपको निर्देशित करने का प्रयास किया जाएगा। अब उपरोक्त सिद्धांतों को अगर कि हम ध्यान में रखकर एक जो पूरे समाज को या राष्ट्र को निर्देशित करने का काम करता है, वैसे सिद्धांत को हम यहाँ मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला जो सिद्धांत है, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। होल लाइफ निर्देशन चलता है। यह एक बेसिक कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा निर्देशन के सिद्धांत में, कि निर्देशन जीवन पर्यंत होल लाइफ प्रोसेस है। यह कभी बंद नहीं होता है। आप जिस परिस्थिति में, जिस समय में आप अपने आप को निर्देशित करने का प्रयत्न करते हैं या निर्देशित करने का कोशिश करते हैं, उस समय आपको कहीं ना कहीं निर्देशन की आवश्यकता या निर्देशन के सिद्धांतों का प्रतिपादित या निर्देशन के सिद्धांतों को हम ध्यान में रखते हैं। अब अगर कि हम ये बातें शिक्षा से संबंधित बातों को ध्यान में रखेंगे, तो भारत में भी शिक्षा आयोग का सुझाव था कि जितने भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं, उनमें निर्देशन की आवश्यकता सबसे अधिक बताई गई है। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट में हमने आपको क्या बताया कि निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब अगर कि आपका बेसिक फाउंडेशन अगर कि एक अच्छे निर्देशन, एक अच्छे परवरिश, एक अच्छे मार्गदर्शन में या एक अच्छे सलाह के रूप में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट या उसके परिणाम हमें बेहतर मिलते हैं। और अगर कि हमको निर्देशन नहीं मिल पाता है, तो उस रीजन में हमारे जो आउटपुट्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, परिणाम होते हैं, वह थोड़ा सा बाधित होते हैं। इसलिए निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आप कभी भी यह नहीं कर सकते हैं कि आज हमको निर्देशन की आवश्यकता है और कल के दिनों में हमको निर्देशन की या निर्देशन के सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कभी नहीं है। दूसरी बात कि निर्देशन जब भी हम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम निर्देशन अपने क्षेत्र से संबंधित सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से ही अपने आप को डायरेक्शन या निर्देशित करने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज हम दूसरे क्षेत्रों से निर्देशित नहीं होंगे। अगर कि हम दूसरे क्षेत्रों से निर्देशित होने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है हमको निगेटिव निर्देशन मिलने लगेगा। उसी तरह से निर्देशन की सुविधा का अगर की बात की जाए, तो यह सिद्धांत यह कहता है कि निर्देशन सभी को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आज अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे विद्यालय हैं, वहाँ निर्देशन की सुविधा बहाल की जाए और जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण परिवेशों में है, वहाँ पे व्यवस्था नहीं की जाए। उस कंडीशन में आप देखेंगे तो होल डेवलपमेंट छात्रों का नहीं हो पाता है और आगे चल के चूँकि सारे बच्चे एक साथ कॉम्पिटिटिव लाइन में आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका विकास, अगर कि शिक्षा की बात की जाए, तो आज के समय में ऐसे भी आप देखेंगे कि आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, तो क्लासिफिकेशन तो छात्रों में ऐसे ही हो गया है। लेकिन जब भी हम निर्देशन की बात करते हैं, तो निर्देशन सभी को मिल सके, अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा सलाह, उचित सलाह सबको मिल सके, इसके लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं और देने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा न हो कि आप निर्देशन किसी खास वर्ग के लिए या एलिट क्लास के लिए और मिडिल फैमिली या लो मिडिल फैमिली के लिए ये सुविधा से वंचित रहे। हम ऐसे प्रयास करते हैं कि कम से कम सभी लोग इस सुविधा से वंचित न हो, सभी को निर्देशन की सुविधा मिले। यह निर्देशन के सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है। तीसरा, निर्देशन
जब देने की बात आती है, जो भी गाइडेंस लेने वाला, चूँकि देखिएगा सिचुएशन में 2 ही 3 लोग होंगे। एक आप जिससे आपका जो भी समस्या है उससे संबंधित आप निर्देशन लेते हैं, और एक गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होता है, और जो भी आपका समस्या होता है वो सेंटर में होता है। और जब देने के बाद आउटपुट की बात आती है तो कभी भी आप उसके प्रतिष्ठा को ध्यान में रखिए, उसके लेवल को ध्यान में रखिए, तब उनके और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी हम ध्यान में रखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। सारे बच्चों को एक जैसा हम गाइडेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनकी इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड अलग अलग है। तो इस बात पे हम ध्यान रखते हैं कि जब भी छात्रों को निर्देशित करने का प्रयास करें तो उनके विशेषता को ध्यान में रखेंगे, उनके स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखकर जब हम निर्देशित करने का प्रयास करते हैं तो वह सिद्धांत काफ़ी अच्छा या काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह से निर्देशन में व्यक्ति की सहायता इस प्रकार की जानी चाहिए कि अपनी समस्याओं के प्रति वह सूझबूझ, विवेक और निर्णय करने की क्षमता का विकास कर सके। आज आपको गाइडेंस क्यों किया जाना चाहिए, अगर किस बात पे पूछा जाए, प्रश्न किया जाए, तो कहीं ना कहीं आप अपने से संबंधित जो भी जजमेंट, अपने आप से जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका एप्टीट्यूड है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पे आप अपने आप को निर्णय, जजमेंट करने की स्थिति में आप हो। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपने आप को बहुत अधिक कंफ्यूज करें। हम अपना निर्णय अगर कि खुद लेते हैं या फिर अपने निर्णय में हमारी सहभागिता अधिक होती है, तो अगर कि हम असफल भी होते हैं तो इस बात पे हम गौर नहीं करते हैं कि ये निर्णय किसने लिया था। इस बात पे हम फोकस करते हैं कि चलो हमने एक अटेम्प्ट में अगर कि असफल हुआ तो अगले अटेम्प्ट में सफल हो सकते हैं, और उसमें किसी के ऊपर दोषारोपण या किसी के ऊपर आरोप हम नहीं लगा सकते, प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने जो निर्णय लिया उस निर्णय या उस लक्ष्य से संबंधित कितने बातों को ध्यान में रखा। तो इस तरह से जब भी हम बात को फोकस करते हैं तो उसमें इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि आप अपना निर्णय अपनी क्षमता के अनुसार ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं। अगर कि अपनी क्षमता के अनुसार आप नहीं ले पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जो निर्देशन दिया गया पूरे जीवन में अपने शैक्षिक उपलब्धि को प्राप्त करते समय वह निर्देशन उचित निर्देशन या पॉजिटिव गाइडेंस नहीं दिया गया। निर्देशन जब भी हम छात्रों को देते हैं तो इस बात पर ध्यान रखते हैं कि उनके व्यक्तिगत पक्ष, पर्सनल साइड्स उनका किस प्रकार से है। आज आप अगर किसी को निर्देशित करने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले इस बात पे फोकस होनी चाहिए कि जो भी समस्या आपके पास आया है उस समस्या को या उस समस्या के समाधान के लिए जो व्यक्ति आपके पास आया है वह कितना उस समस्या को हल करने के लिए उसमें क्षमता है या उसकी योग्यता है कि नहीं, इस बात पे हम ध्यान देते हैं। निर्देशन गाइडेंस देते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखेंगे। अब व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार से हम ध्यान में रखेंगे तो इसमें इस बात पे भी फोकस किया जाता है कि आईक्यू लेवल के आधार पे भी आप उनके रुचि या इंटरेस्ट के आधार पे भी आप उनको निर्देशित करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप निर्देशन दे रहे हैं तो उनकी कुछ कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड, संचित अभिलेख आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे हम उनको निर्देशन और एक हाई रिस्क गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत ऊंचा निर्देशन दे रहे हैं। इस तरह से निर्देशन देने पे उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को अगर कि आप ध्यान में नहीं रखेंगे, उनके आईक्यू लेवल, बच्चा किस लेवल का है, बच्चा हायर इंटेलेक्ट है या प्रतिभाशाली छात्र है या डल माइंडेड है, मंदबुद्धि बालक है
या फिर बच्चा एवरेज या सामान्य छात्र है, तो इस बात को भी हम ध्यान में रखते हैं। निर्देशन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ संगठन एवं व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अगर कि इस तरह के व्यवस्था अपने यहाँ की जाए, कुछ जगह अच्छे विद्यालय में, कहने का मतलब जो काफ़ी एडवांस स्कूल है या जिस आप कैटेगरी भी आप रखते हैं ABC, तो जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में गाइडेंस की व्यवस्था करते हैं। हर बात को उसमें ध्यान दिया जाता है कि छात्रों को जो निर्देशित किया जा रहा है किस प्रकार किया जाए, उनके कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं, या अदरवाइज आप ऐसे ही उनको निर्देशित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात पे हम फोकस करते हैं कि एक संगठन के रूप में, ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में जब आप अगर किसी को निर्देशित करने का प्रयास करते हैं तो वह निर्देशन और अच्छा और प्रभावशाली, छात्रों के हितकर, छात्रों के मार्गदर्शन के लिए वह काफ़ी सफल निर्देशन कहलाता है। उसके बाद जो भी व्यक्ति अगर कि निर्देशन देने का प्रयास कर रहा है, जो अपने आप को सब्जेक्ट एक्सपर्ट, या अब इसमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि निर्देशन देने वाला व्यक्ति वह सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या फिर आप किस प्रकार से निर्देशन ले रहे हैं। आप शिक्षा से संबंधित निर्देशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, व्यावसायिक निर्देशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप व्यक्तिगत निर्देशन लेने की प्रयास कर रहे हैं। तो उसी तरह के एक्सपर्ट से हम संपर्क करते हैं, उसी तरह के एक्सपर्ट से हम निर्देशन लेने का प्रयास करते हैं। अगर कि हम उस तरह से निर्देशन लेने का प्रयास नहीं करेंगे तो जनरली इस बात पे हम फोकस करेंगे कि होता क्या है, आप अगर कि अपने क्षेत्र से संबंधित निर्देशन नहीं लेंगे तो वह निर्देशन गलत हो सकता है, निगेटिव गाइडेंस हो सकता है। तो इसके लिए जो भी एक्सपर्ट है उनको समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, उनको भी अपग्रेडेड, या आप कह सकते हैं उन जो भी निर्देशन दे रहे हैं उनको भी अपडेट होना चाहिए, जिससे उनको भी लगे कि हम निर्देशन देने का काम अच्छे से कर सकते हैं। उसी प्रकार से निर्देशन में व्यक्ति की आवश्यकता और समाज के अनुसार उसमें लचीलापन होना चाहिए, परिवर्तन आप कर सके। आप किसी को अगर कि एक बार निर्देशित कर दे रहे हैं, किसी को एक बार आप निर्देशित कर दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वह उसके लिए लकीर हो गया। आप जब भी निर्देशन दें तो इसमें इस बात पे ज़रूर फोकस करने की बातें रखें कि निर्देशन देते समय आप उसमें लचीलापन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हैं। जब भी उसमें लगे कि नहीं इसमें हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं तो आप उसको परिवर्तन करने का कोशिश करें। अगर कि ऐसा लग रहा है कि नहीं हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही मार्गदर्शन में हम चले जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर कि देखा जाए तो इतने सिद्धांतों का वर्णन, इतने निर्देशन के सिद्धांतों के बारे में आपको बताया गया। तो मेन जो उपरोक्त जो भी सिद्धांत आपको दिए गए जोन्स, हम्फ्रीज या टेक्सलर के अनुसार, उन या क्रो एंड क्रो के अनुसार ये बातें बताई गई कि आप सिद्धांत के माध्यम से अगर कि निर्देशन देने का प्रयास करेंगे तो वह निर्देशन काफ़ी अच्छा परिणाम छात्रों के बीच लाएगा। और इसलिए हम उस बात पे ही फोकस करते हैं कि छात्रों में जो भी परिणाम आ रहे हैं वो अच्छे आए, उसके आधार पे हम निर्देशन देने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अगर कि ये तो हम लोग का निर्देशन का सिद्धांत हो गए, अब थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे, रिपीट करेंगे अपने टॉपिक को।
थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। क्यों हम रिपीट कर रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा वीडियो के माध्यम से। आप अगर कि वीडियो देखेंगे तो सारे, अगर कि बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो एक सिस्टमेटिक आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिल रहा है? हमने निर्देशन का मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर, डिफिनेशंस, उसके एम्स क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, इतने बातों को हम ध्यानपूर्वक समझें। अब एक बात यहाँ पे और डिस्कस किया जा सकता है कि भारत में निर्देशन की आवश्यकता क्यों है? भारत में निर्देशन की आवश्यकता क्यों है, या क्यों पड़ी, या क्यों देना चाहिए? ये सारी बातों का जवाब हम आगे इसी टॉपिक्स में क्लियर करने का कोशिश करेंगे। कि देखिए, चूँकि भारत में निर्देशन की बात की जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी आपको सलाह मशवरा देने का काम करते हैं उनको हम निर्देशनकर्ता के रूप में देख सकते हैं। लेकिन उनके सलाह कितने लॉन्ग लाइफ चल रहा है, इस बात पे हम फोकस करते हैं। तो भारत में कहीं ना कहीं आज अगर कि हम ऑरिजिन ऑफ गाइडेंस की बात करते हैं तो लगभग 19वीं शताब्दी की बात आती है, 19th सेंचुरी। लेकिन भारत में अगर कि देखा जाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, तो निर्देशन जब से शिक्षा का उद्भव हुआ है तब से निर्देशन भारत में दिया जा रहा है। हाँ, स्पेशलाइजेशन इसके बातों को नहीं किया जाता है कि हाँ ये स्पेशल गाइडेंस है। आज अगर कि विद्यालय की बात की जाए तो जो आपके टीचर होते हैं, जो आपके स्कूल टीचर हैं, वो एक तरह से आपके गाइडेंस की रोल प्ले या भूमिका निर्वहन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके लिए जो भी बातें अच्छी होती हैं वो आपको बताते हैं। हाँ, इसका कहीं ना कहीं रोल ये नहीं है कि वो भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह से अगर कि निर्देशन की बात की जाए कि जो भी व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, जो भी व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है या आपको निर्देशित करने का प्रयास कर रहा है, वो आपके लिए एक तरह से निर्देशन दे रहा है। उसी को हम निर्देशनकर्ता के नाम से जानते हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत में निर्देशन की क्यों आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, अगर कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को आप समझेंगे, भारत के शिक्षा व्यवस्था को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि निर्देशन भारत में क्यों देना चाहिए और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले आप अगर कि शिक्षा आयोग की बात देखें, मुदालियर आयोग की बात समझें, या कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, तो कहीं ना कहीं आपके छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए एक निर्देशन महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि छात्रों को नहीं मिल पाता है और आगे चल के हम बहुत अधिक कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो जो अभी फिलहाल या वर्तमान समय में या पूर्व के समय में फॉर्मेट है 10+2+3+2 की कोठारी कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वही अभी इस फॉलो में चल रहा है। हो सकता है कि आगे नई शिक्षा नीति में इसका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जो नई शिक्षा नीति 2020 में हो रहा है उसमें 5+3+3+4 का एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमको किस किस लेवल पे शिक्षा देने या निर्देशन देने की आवश्यकता है, किस किस लेवल पे निर्देशन देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर की बात की जाए तो हम अभी पीछे ही स्ट्रक्चर से बातें कर रहे हैं, आगे अगर की जो भी आती है बातें तो उसको हम फिर से समझेंगे। 5+3+3+4 ये आपका 2020 नई शिक्षा नीति का एजुकेशन स्ट्रक्चर है। तो इसमें अगर कि देखा जाए 10+2+3+2 है डॉट आगे आप जो भी, तो प्राइमरी लेवल 1 to 5, अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8,
प्राथमिक विद्यालय 1 to 5, उच्च विद्यालय 6 to 8। उसके बाद अगर कि सेकेंडरी लेवल के विद्यालय की बात की जाए तो 9th और 10th। उसी तरह से अगर कि हायर सेकेंडरी की बात की जाए तो 10+2। अब इनको इस लेवल पे प्राथमिक स्तर पे निर्देशन देने की क्या प्रक्रिया है, उच्च प्राथमिक स्तर पे निर्देशन देने की क्या प्रक्रिया है, और माध्यमिक स्तर पे निर्देशन देने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। उच्च माध्यमिक स्तर के लेवल में किस तरह से निर्देशन देने की बात की जाए, तो ये सारी बातें भारत के संदर्भ में, भारत के शिक्षा के संदर्भ में ये बताया गया है कि उनका जो भी आवश्यकता है। जैसे अगर कि 1 to 5 की बात की जाए, प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात की जाए, तो उनको निर्देशन देने की जो आवश्यकता है, उनके फाउंडेशन को तैयार करना है, हमको उनके बेसिक कंसेप्टों को तैयार करना है, इसलिए हम उनको निर्देशित देने के प्रयास करते हैं। उनको ऐसा करियर से संबंधित उनको हम गाइडेंस नहीं देते हैं। वो जैसे जैसे उनका एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उनको निर्देशन उस तरह से उनके लेवल के आधार पे हम देते हैं, उनके लेवल के आधार पे हम उनको निर्देशन देते हैं। उसके बाद उच्च प्राथमिक में उसके आधार पे हम निर्देशित करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से सेकेंडरी लेवल के बच्चों को निर्देशन देने का हम प्रयास करते हैं, और उच्च माध्यमिक स्तर का जो बच्चे होते हैं उनको हम उस प्रकार के लेवल देने की बातें करते हैं। हायर एजुकेशन में अगर की बात की जाए, अब एक डिफरेंसेज को हम समझेंगे, एक अंतर को सबसे पहले समझेंगे कि आज आपका एजुकेशनल अचीवमेंट या एकेडमिक ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव ग्रोथ में किस प्रकार से निर्देशित करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे 10+2 तक एकेडमिक ग्रोथ आपका होता है, आपका शैक्षिक ग्रोथ होता है। आपको जो भी निर्देशन दिया जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की निर्देशन दी जाती है। आपने जो भी लक्ष्य को तय किया है उसी के आधार पे आपको स्पेशलाइजेशन, और जनरली 10+2 तक जो बच्चे होते हैं, लगभग 5 से 10% बच्चे अपने एम के प्रति, जो भी एम वो सोचते हैं, उनको उस एम के प्रति वो सोचते हैं, उसी के प्रति वो निर्देशन लेते हैं। अदरवाइज 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं, अपने एम को ही जज नहीं कर, निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमको करना क्या है। हम 10+2 तक के जो बच्चे छात्रों को जो निर्देशित करने का हम प्रयास करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके शैक्षिक अभिवृद्धि या एजुकेशनल ग्रोथ का हम बात करते हैं कि आप कैसे अपने एजुकेशनल ग्रोथ करेंगे, आप अपने स्टेप बाय स्टेप। और जैसे बच्चे हायर एजुकेशन में आते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट जैसे, तो उनको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव ग्रोथ के लिए भी हमको निर्देशित, या उनके करियर से संबंधित भी हम उनको निर्देशन देने का प्रयास करते हैं। अब लेवल और नेचर अलग अलग हो जाएगा। जब एजुकेशनल अचीवमेंट उनका बढ़ाने के लिए आप निर्देशन देंगे, तो विषय से संबंधित बातों को आप ज़्यादा बताएंगे कि आप इसको इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इसको इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी तरह से अगर की बात की जाए, तो जो बच्चे हायर एजुकेशन में आते हैं उनके लिए हम अलग प्रकार से उनका अचीवमेंट ग्रोथ के साथ साथ, एजुकेशनल अचीवमेंट ग्रोथ, शैक्षिक उपलब्धि अभिवृद्धि के साथ साथ उनके कॉम्पिटिटिव ग्रोथ कैसे हो, उनका कंपटीशन या उनका परफॉर्मेंस कैसा हो, इस बात पे भी हम निर्देशन देने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में कहीं ना कहीं शिक्षा के लेवल के आधार पे भी निर्देशन देने की बातें कही गई है, जिसमें शिक्षा आयोग हो, मुदालियार आयोग हो,
या फिर कोठारी कमीशन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, या अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं, चूँकि जिस छात्र का लक्ष्य स्पष्ट होता है, जिस छात्र का अगर कि लक्ष्य स्पष्ट है उसको आप निर्देशित करेंगे तो वो लक्ष्य की ओर आगे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और वैसे छात्र जिनका लक्ष्य ही अस्पष्ट हो, जिनका लक्ष्य अपना दिख नहीं रहा है, उनको आप अगर कि निर्देशित करने का भी प्रयास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटकते हैं, लक्ष्य में भटकाव आता है और किसी तरह वो अपने लक्ष्य मतलब जाना कहीं और है और चले कहीं और जाते हैं। तो इसलिए इस बात पे हम फोकस करते हैं कि लक्ष्य छात्रों को एक सही समय पे अगर कि उनको निर्देशित कर दिया जाए, सही समय पर उनको निर्देशित कर दिया जाए तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनको काफ़ी सहूलियत या काफ़ी सहायता मिलती है। इसीलिए भारत में निर्देशन की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और छात्रों में जागरूकता भी बढ़ रहा है निर्देशन के प्रति, गाइडेंस के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति। और जितना जल्दी हो सके एक लक्ष्य को आप अगर कि तय करते हैं और उस लक्ष्य से संबंधित बातों को आप अधिक समझते हैं या उस लक्ष्य से संबंधित जो भी रिलेटेड कर सकते हैं, आपने जो भी लक्ष्य तय किया है उसकी ओर अगर कि डे बाय डे आगे आप बढ़ते हैं तो आपका लक्ष्य कहीं ना कहीं एक दिन आपके करीब होता है और आप लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह से निर्देशन और ख़ासकर भारत में निर्देशन की आवश्यकता सबसे अधिक इसलिए भी है कि चूँकि आप जान रहे हैं कि यहाँ अगर कि गरीबी की बात की जाए, अशिक्षा की बात की जाए तो हम एक रूप से शिक्षित हो रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है, हमारे अंदर वो स्किल इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सके, हम अपने लिए कुछ कर सकें। इसलिए छात्रों को विद्यालय स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पे मतलब कॉलेज स्कूल लेवल पे ही अगर की गाइडेंस दी जाए, निर्देशन दिया जाए तो वह काफ़ी अच्छे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्देशन एक कड़ी या एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निर्वहन करती है। और कहीं ना कहीं निर्देशन में ये भी बातें बताई जाती हैं कि नॉलेज के साथ साथ एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि निर्देशन में नॉलेज के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ इन्फॉर्मेशन की भी बातें कही जाती है, संचार की बातें कही जाती है। आप सिर्फ अपने पास नॉलेज अगर की रख रहे हैं और आपके पास संचार या उसका आदान प्रदान नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जानकारी होते हुए भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सभी नॉलेज, आप अपने सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं लेकिन अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ साथ आप कम से कम अपने विषय से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो अगर कि आप रखते हैं तो आपको निर्देशन एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निर्वहन करती है। इसलिए निर्देशन की आवश्यकता भारत में अधिक है। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में दो बातों पे फोकस किया है, एक निर्देशन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गाइडेंस और नीड्स ऑफ गाइडेंस इन इंडिया, भारत में निर्देशन की क्यों आवश्यकता है या भारत में निर्देशन की आवश्यकता के बातों पर फोकस किया है। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को
बिना स्किप किए हुए अगर कि आप सिस्टमेटिक वीडियो को देखते हैं तो आपको टॉपिक या अपने सब टॉपिक को समझने में आसानी होगी। और जो भी डाउट्स अगर कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आपको रहता है तो फिर हम लोग जूम ऐप के क्लास में भी इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।